हाँ देखिए, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, इसमें सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जानेंगे। देखिए, कोई भी परमाणु होता है, परमाणु एक बहुत छोटा से छोटा कण है। तो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु है, उसके नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये किसी एक ही कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि जितने जिस तत्व में प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा, जिसको एटॉमिक नंबर बोलेंगे। और जिसमें जितना प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक तत्व में अलग अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि इसमें प्रोटॉन कितना है, 1 है। यदि प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अच्छा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को सामूहिक रूप से बोला जाता है परमाणु भार। तो जितना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल क्या बन जाएगा, परमाणु भार, यानी एटॉमिक मास। लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है। ठीक है, जिस प्रकार से और भी ले ले हम, कॉपर का 29 होता है, जेडन का 30 होता है, हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। इस प्रकार से प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। और जितने जिसमें परमाणु क्रमांक हो, जितना जिसका परमाणु क्रमांक होता है वही उसका, उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, और जितने जिसमें प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हमने देखा कि ये जिंक है जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, यानी 30 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 30 है। यानी परमाणु क्रमांक 30 है इसका, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 30 होंगे। और प्रोटॉन 30 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 30 होंगे। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नाभिक में रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, कक्षाओं में, अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, शनि पूरे ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये किसी एक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं। जिस तत्व में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसमें कक्षाएं होंगी अधिक। जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक मतलब इसका एक ही परमाणु क्रमांक है, तो एक ही इसमें प्रोटॉन होगा, तो एक ही प्रोटॉन है तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें मात्र एक ही कक्षा होगी। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जो एक ही कक्षा, पहली कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। जैसे कि ये सोडियम है, तो सोडियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 लगाएंगे, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। लास्ट वाले में कितने लगाएंगे, 1 लगाएंगे। कहने का मतलब सोडियम के पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसकी ज्यादा कक्षाएं हैं। ये कैसे डिफाइन होता है कि
पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए बोरबरी के नियम अनुसार उन्होंने कहा था कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। 2n² होती है। इसका मतलब है कि n का मतलब क्या होता है, वहां पर कक्षाएं होती हैं। यदि हमें पहली कक्षा में निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हम यहाँ n की जगह पर 1 लिख देंगे। जैसे 2n² है इसका नियम, मैंने क्या बताया, यदि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना हो तो हम 2n² से निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 गुणे n का मान कितना है, पहली कक्षा का निकालना है तो हमें पहली कक्षा में n का मान 1 रखना पड़ेगा। स्क्वायर का स्क्वायर चढ़ा देंगे तो 1 एकम 1 होता है, 2 एकम 2 होता है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। तो हमने सोडियम के पास टोटल 11 थे, तो हमने पहली कक्षा में कितने बांट दिए? 2। इसके बाद दूसरी कक्षा में देखा जाए तो 2 गुणे 2, n की जगह पे 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दूसरी कक्षा में 8 होते हैं। इस प्रकार से हम तीसरी कक्षा में निकालते जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन तीसरी कक्षा में यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, परंतु हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, तो पहली कक्षा में 2 दे दिए, इसमें 8 दे दिए, लास्ट के लिए हमें 1 ही बचा है। ठीक है, तो ये जिस तत्व में जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी उतनी ही कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं। इसके साथ ही जब इसका और आगे पता लगाया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये जो कक्षाएं होती हैं, ये कक्षाएं हम, पहली कक्षा ये है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। ये क्या बोलेंगे इसको हम? कक्षा। इसको अंग्रेजी में हम ऑर्बिट कहते हैं। अब कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमते हैं, कक्षा के अंदर उपकक्ष पाए जाते हैं। उपकक्ष यानी पहली कक्षा में मात्र एक ही उपकक्ष पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? एस। दूसरी कक्षा में 2 उपकक्ष पाए जाते हैं, एस और पी। तीसरी कक्षा में कितने उपकक्ष पाए जाते हैं? 3, एस, पी और डी। चौथी कक्षा में 4 उपकक्ष पाए जाते हैं, एस, पी, डी और एफ। प्रश्न उठता है इसके बाद वाली कक्षाओं में भी 4 ही उपकक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा 4 ही उपकक्षों की खोज हुई, 5वें उपकक्ष की खोज नहीं हुई। तो इसलिए कितनी भी कक्षा हो, यदि 5वीं हो, 6वीं हो, तो उसमें भी 4 ही उपकक्ष पाए जाएंगे। तो उपकक्ष पाए जाते हैं। जब उपकक्षों को देखा गया तो प्रत्येक पहली कक्षा में 1 उपकक्ष, दूसरी कक्षा में 2 उपकक्ष, कक्षा प्राप्त हुई। दूसरी चीज क्या प्राप्त हुई? उपकक्ष। उपकक्ष को बोल देंगे हम सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट यानी कि उपकक्ष बोल देंगे इसे हम। इसके बाद आगे देखा गया ये जो उपकक्ष थे, क्या इसके अंदर भी कुछ था? हाँ, इसके अंदर भी कुछ था। इधर देखिए, जो एस उपकक्ष था इसके अंदर देखा गया तो इसके अंदर एक डिब्बा था, इसके पास एक डिब्बा था। इस डिब्बा का नाम दे दिया गया ऑर्बिटल। एस के पास कितना डिब्बा था? एक। उसको नाम क्या दिया गया? ऑर्बिटल, यानी उसको दिया गया कक्षक। ये तीसरी चीज प्राप्त हो गई। जब इसके अंदर और देखा गया चौथा, तो और इस ऑर्बिटल के अंदर, हाँ, और भी इसके साथ जो पी था, पी के पास कितने
डिब्बे थे, 3 डिब्बे। ठीक है, तो इन 3 डिब्बों को क्या बोला गया, एक डिब्बे को क्या बोला गया था, ऑर्बिटल। तो 3 डिब्बों को भी क्या बोला जाएगा, ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स थे। ऑर्बिटल्स को हिंदी में हम कक्षक भी बोल सकते हैं। 3 कक्षक थे पी के अंदर। डी के पास कितने कक्षक होते हैं, इसमें 5 कक्षक थे। कितने थे, 5। और एफ के पास कितने थे, 7 थे। एफ के पास 7 थे, इसके पास 7 ऑर्बिटल थे। एफ के पास 7 ऑर्बिटल थे और डी के पास कितने ऑर्बिटल थे, 5 थे। बी के पास 3 ऑर्बिटल थे और एस में कितने ऑर्बिटल थे, 1 थे। ठीक है, तो इन ऑर्बिटलों को क्या कहा गया, कक्षक। इन्हीं ऑर्बिटलों के अंदर क्या पाए गए, इलेक्ट्रॉन। और इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन 2 दिशाओं में पाए जाते हैं। नंबर चक्रण करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 दिशाओं में चक्रण करते रहते पाए जाते हैं। एक तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मान लीजिए इसमें पाए जाते, तो पहला इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार होगा, उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। इसको क्लॉकवाइज माना जाएगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। इस प्रकार से इसमें यदि हमें 6 इलेक्ट्रॉन पी है। अच्छा, दूसरा नियम यह है कि एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकता है। एक ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं इसमें। इसके बाद पी है, जो पी में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 6। इसमें कितने भर सकते हैं, अधिकतम 6। एस में 1 ऑर्बिटल है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 2। पी में 3 ऑर्बिटल है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6। डी में कितने ऑर्बिटल हैं, 5, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10। एफ में कितने ऑर्बिटल हैं, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरी बात, यदि हमें इसमें पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले हम इनको ऐसा करेंगे, फिर 3 यहां हो गया तो 4 यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे, फिर से 4, 5 और कितना हो गया, 6 हो गया। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉनों को भरना है, यहाँ में मान लीजिए 9 को भरना है। ठीक है, तो पहले इसमें से एक भर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फिर 6, 7, 8 और 9 ये खाली रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमते हैं। कक्षाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं, उपकक्ष पाए जाते हैं। उपकक्ष, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उपकक्ष के अंदर रहते हैं। उपकक्ष कितने प्रकार के होते हैं, आपके 4 होते हैं, एस, पी, डी, एफ, जो कि प्रत्येक कक्षा में अलग अलग उपकक्ष होते हैं। पहले में एस होता है ओनली, दूसरे में एस और पी होता है, तीसरे में एस पी डी होता है, चौथे में एस पी डी एफ होता है। 4 उपकक्ष होते हैं। कक्षा यदि 5 में होगी तो 5 में भी कितने उपकक्ष होंगे, 4 ही होंगे, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, उपकक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों को देखा गया तो उपकक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं थे। किसके अंदर थे, उपकक्ष के अंदर क्या थे, कक्षक थे। उन कक्षकों को क्या कहा गया था, ऑर्बिटल कहा गया था। ऑर्बिटल के अंदर देखा गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए गए। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, कक्षाओं में, कक्षाओं के उपकक्ष के कक्षक में। ठीक है ना, कक्षाओं के उपकक्ष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं और वहीं पे वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाते हुए वो स्वयं में चक्रण करते रहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी। चलो आगे देखते हैं। अब हमें इसमें एक चीज देखनी थी कि कक्षा को दर्शाना था हमें। तो कक्षा के लिए हमने क्या कहा, कक्षा के लिए कक्षा को दर्शाना था, उपकक्ष को दर्शाना था, यहाँ पर हमें कक्षक को दर्शाना था, साथ ही साथ में इनकी चक्रण को दर्शाना था। तो इनको दर्शाने के लिए हमने 4 संख्याएं बनाई। उन चारों संख्याओं को एक साथ बोलते हैं क्वांटम संख्याएं। उन चारों के एक साथ क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या जी, क्वांटम
संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर दूसरा मुख्य क्वांटम संख्या को अंग्रेजी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। दूसरी थी वो थी द्विगंशी क्वांटम। तीसरी जो थी वो थी चुंबकीय क्वांटम संख्या। जो चौथी होती है वो क्या होती है? चक्रण स्पिन यानी चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करने के लिए दी गई हैं? यही सब चीज प्रदर्शित करने के लिए बनाई गई हैं। तो कौन क्वांटम संख्या को किस चीज को प्रदर्शित करती है? ठीक है, यहाँ पर कितनी कक्षाएं हैं? 1, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं है। ये एक ही बात है, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3, ये 1, ये 2 है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये 5वीं कक्षा है। अब हम क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या, तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो कक्षा की संख्या को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कक्षा की संख्या के लिए प्रयोग की जाती है। मुख्य क्वांटम संख्या किस लिए प्रयोग की जाती है? कक्षा के लिए प्रयोग की जाती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से, और ये किस लिए प्रयोग की जाती है? कक्षा के लिए। तो कक्षाएं कितनी हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 और डैश और भी कक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, इनको यदि हम एबीसीडी में दर्शा सकते हैं तो K L M और N, इस प्रकार से इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या किस लिए प्रयोग की जाती है? मात्र कक्षा को दर्शाने के लिए। ठीक है, यदि कहीं पे लिखा है मुख्य क्वांटम संख्या 2, तो इसका मतलब दूसरी कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। अच्छा, दूसरी बात, इन कक्षाओं को हम एक प्रकार से ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। और ये निम्न ऊर्जा स्तर है, इससे ये जाता है, इससे ये जाता है, इससे ये जाता है, इससे ये जाता है। जितनी कक्षाएं नाभिक से दूर होती जाएंगी वो उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन ऊर्जा स्तरों को दर्शाने के लिए हमने इनका नाम क्या दे दिया? कक्षा दे दिया। क्या दे दिया? कक्षा। कक्षा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या बना दी? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो उपकक्ष है। उपकक्ष जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है वो किसको प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है? वो की जाती है उपकक्ष को। किसको? उपकक्ष को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या को? स्मॉल एल से। किससे करते हैं? स्मॉल एल से। और द्विगंशी क्वांटम जो संख्या होती है, इसको यहां लिख लेते हैं। ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, इसे ये उपकक्ष को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की गई है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या किस लिए प्रयोग की जाती है? उपकक्ष को प्रदर्शित करने के लिए। तो उपकक्ष कक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एल से। तो स्मॉल एल के मान कितने हो सकते हैं? S, P और D और F। ठीक है, स्मॉल एल के मान कितने हो सकते हैं? 4। S, P, D, F, यानी उपकक्ष कितने होते हैं? 4। यदि आपसे कहा जाए एल का मान कितने हो सकते हैं, तो S, P, D, F 4 हो सकते हैं। गणितीय मैथमेटिकल इसके मान होते हैं। S का 0 होता है, P का 1 होता है, D का 2 होता है और F का 3 होता है। वो आगे लिख रहे हैं अभी हम। चुंबकीय क्वांटम संख्या है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संक्षिप्त अक्षर है वो है M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि इसको M से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो द्विगंशी है इसको
एजीम्यूथल बोलते हैं अंग्रेजी में, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m किस लिए प्रयोग में लिया जाता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या इसमें किस चीज को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की गई है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इसका मान स्मॉल m है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है, -L से +L तक होता है। ठीक है, ये इतना याद रखना कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से +L तक होता है। कहने का मतलब है कि स्मॉल m का प्रयोग जो है ऑर्बिटल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसका? ऑर्बिटलों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करेगी? ऑर्बिटल को। ऑर्बिटल बोले तो किसको? कक्षक को। और द्विगंशी किसको प्रदर्शित करेगी? उपकक्ष को, यानी सब ऑर्बिट को। और जो मुख्य क्वांटम संख्या को किसको प्रदर्शित करेगी? कक्षाओं को। किसको? कक्षाओं को, यानी ऑर्बिट को। अब रही चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा आपको बताया था कि ऑर्बिटल में इस प्रकार से है, तो ये घड़ी की दिशा में है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज है। अगर ये ऐसा ना होकर के ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस प्रकार से इसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसे चक्रण क्वांटम संख्या को स्पिन बोलते हैं, इसलिए एस से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान होता है +1/2 या -1/2। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको -1/2 बोलेंगे, यदि क्लॉकवाइज है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? +1/2 उसको मान देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याओं को हम इस चीज के लिए उपयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैंने जो बता दिया है, मुख्य क्वांटम संख्या को कक्षा की संख्या के लिए, द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकक्षों के लिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या -L से +L यानी ऑर्बिटल के लिए, और जो है चक्रण क्वांटम संख्या है वो किसके लिए? आपके इलेक्ट्रॉन की दिशा के लिए। अच्छा, ये चीज समझ में नहीं आई होगी, -L से +L की ओर, ये चीज समझ में नहीं आई होगी। इसका मतलब ये है, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, पहले आपको समझना पड़ेगा SPDF के मान। जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, जो किसके लिए प्रयोग की जाती है? उपकक्ष के लिए। उपकक्ष यानी सब ऑर्बिट के लिए, सब ऑर्बिट के लिए उपयोग की जाती है। अब इसे हम इस स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए संकेत स्मॉल लेते हैं। इसके मान क्या होते हैं? S, P, B और F। याद रखना, इनकी मैथमेटिकल वैल्यू भी होती है, इनकी मैथमेटिकल मान होते हैं, गणितीय मान होते हैं। S का गणितीय मान होता है 0, P का क्या होता है 1, D का क्या होता है 2, F का क्या होता है 3। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या में L का मान S, P, D, F भी होता है, और L का मान 0, 1, 2, 3 भी होता है। ठीक है, अब रही बात को M क्या प्रदर्शित करेगा? आपको ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्बिटल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यदि मैंने लिख दिया, जैसे आपको M बराबर -L से +L की ओर लिखा, +L की ओर लिखा, तो L का मान मान लीजिए मैंने रख दिया कितना? 0 रख दिया। तो -0 पर माइनस और प्लस कुछ नहीं लगता है, 0 रख दिया। जब M का मान 0 है तो आप समझ जाएंगे कि मतलब M का मान 0 है, तो 0 किसकी वैल्यू है? S की। तो S की वैल्यू है, मतलब 0 एक ही डिब्बा आएगा, एक ही ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, अगर लिख दिया M बराबर -L से +L, अब यहां पर यहीं पे देखते हैं, यदि L की वैल्यू कितनी है? यहां पर 1 है। कितनी है? 1 है। तो -1 से +1 करना पड़ेगा, क्योंकि L की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो -1 से +1 करना पड़ेगा। -1 से +1 का मतलब ये है कि आपको एक ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, जिसका नाम देना पड़ेगा, जिसका आपको
दूसरा ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा जिसका नाम देना पड़ेगा आपको 0, तीसरा बनाना पड़ेगा जिसको देना पड़ेगा आपको +1, क्योंकि माइनस से संख्या जाती है तो प्लस की ओर जाती है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जाती है ना। अब ये तीनों ऑर्बिटल बन गए, इसका मतलब है जो एक था मान वो किसका था, पी का। पी का मान 1 होता है ना, तो -1 से कहां तक पहुंच गए आप, +1। अगर m का मान लिख दिया कहीं पर -l से +l की ओर, और यहाँ पर m का मान क्या है, मान लीजिए l का मान क्या है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, एक ऑर्बिटल बनाएंगे उसका नाम देंगे -2, उसका क्या नाम देंगे हम, एक ऑर्बिटल बनाएंगे -2, दूसरे का क्या देना पड़ेगा -1, तीसरे का क्या देना पड़ेगा 0, जब तक +2 तक नहीं पहुंचे तब तक नहीं रुकेंगे हम। तीसरे का देना पड़ेगा हमें क्या, +1, चौथे का देना पड़ेगा +2, पांचवे का देना पड़ेगा +3। इस प्रकार से हमें ये ऑर्बिटलों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रयोग में की जाती है। तो इस प्रकार से 5 कितने ऑर्बिटल बन गए हैं, 5 बन गए हैं, +3 नहीं है, +2 तक है, 5 ऑर्बिटल बन गए। तो 5 ऑर्बिटल बन गए तो किसका मान है, डी का मान है, किसका है ये, डी का मान। अगर वैसे भी देख लेते यदि हम, तो 2 किसका मान था, यहाँ पर देख लीजिए आप, डी का मान था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम, इसमें एक क्वांटम संख्याएं होंगी। अब हमें एक फेमस नियम जरूरी है जिसका नाम है ऑफ-बाउ नियम, ठीक है, उसका नाम है ऑफ-बाउ नियम। तो ऑफ-बाउ का नियम ये पहली कक्षा है, इसमें कौन सा उप कक्ष होता है, एस, दूसरी कक्षा में एस और तीसरी में एस पी और चौथी में एस पी और डी, और क्या होता है एफ, पांचवी में भी एस पी और डी, और क्या होगा एफ, यही होंगे। अब इसमें देखना है हमें ऑफ-बाउ का नहीं, इसको क्या बोलेंगे, पहली कक्षा। तो इस उप कक्ष को क्या नाम देंगे हम, फर्स्ट एस, क्या देंगे, फर्स्ट एस। ये दूसरी कक्षा है तो इसको क्या देंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, 2s, इसको क्या बोलेंगे 2p, क्योंकि दूसरी कक्षा है ना। तीसरी कक्षा के पूरे उप कक्षों को क्या बोलेंगे हम, 3s, 3p और 3d। चौथी वाली कक्षा के उप कक्ष को क्या बोलेंगे हम, 4s, 4p, 4d और 4f। इसको क्या बोलेंगे, 5s, 5p, 5d, 5f, यही बोलेंगे ना। जौन कक्षा है दोनों कक्षों को वही नाम देंगे हम, ठीक है। अब ऑफ-बाउ का जो नियम है, ऑफ-बाउ का नियम ये होता है, ऑफ-बाउ का नियम है इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है। यह ऑफ-बाउ का नियम है, इलेक्ट्रॉनों को बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरा जाता है, मतलब घटती ऊर्जा में नहीं भरा जाता है, बढ़ती में भरा जाता है। बढ़ती का मतलब पहले शुरू से छोटी कम ऊर्जा वाले कक्षक, फिर बड़ी ऊर्जा वाले, फिर और बड़ी ऊर्जा वाले, और बड़ी ऊर्जा वाले, मतलब कम से अधिक की ओर, यानी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। यही क्या है, ऑफ-बाउ का नियम है। अब इसको उस रूप से प्रदर्शित करते हैं, देखो फर्स्ट एस, ऑफ-बाउ का नियम ऐसा भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट एस के बाद क्या आ जाएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, फिर क्या आएगा 3p, फिर क्या आएगा 3d, ठीक है। कहने का मतलब है इस प्रकार से हम इसको बनाने के लिए एक सरल तरीका देखते हैं जिससे और जल्दी बन जाएगा। देखिए ऐसा पहले नंबर दे लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 दे दिया। पहली कक्षा में कितने उपकक्ष होते हैं, एस ओनली। दूसरी में क्या होता है, एस और पी।
तीसरी में एस पी और डी, चौथी में एस पी डी और एफ, चौथी में पांचवी में एस पी डी और एफ, छठी में भी एस पी और डी और एफ, सातवीं में भी एस पी डी और एफ, यही होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसके साथ क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट एस। इसमें दूसरी कक्षा वाले हैं ना, तो 2s, इसको भी 2p, इसको क्या लिखेंगे हम, 3s 3p 3d, इसको क्या लिखेंगे 4s 4p 4d 4s, इसको क्या लिखेंगे हम 5s 5p 5d 5f, इसको क्या बोलेंगे 6s 6p 6d 6f, इसको क्या बोलेंगे 7s 7p 7d 7f, ऐसे ही बोलेंगे। अब इनको क्या करेंगे, मान लीजिए हमने गोला के रूप में बंद कर लिया, थोड़ा आकर्षक दिखे इसके लिए, ठीक है, कुछ भी समझ लो, मान लीजिए आकर्षक दिखने के लिए हमने इनको ऐसा ब्रैकेट ऐसा बंद कर लिया। इस प्रकार से हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया। चलो, अब यहां पर एक नियम है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरा जाएगा। तो आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं। एक नियम दिया था, एक नियम है n+l का नियम। ये n+l का नियम कहता है कि जिसमें n+l का मान कम होगा, जिसमें n+l का मान कम होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाएगा। अब यहां देखिए आप 2s 2p, यहां पे 3s। तो देखो पहले मैं बता देता हूं, मिला देता हूं पहले। इसको इस प्रकार से लाइनिंग कर देते हैं हम। और इसको इस प्रकार से लाइनिंग से कर देंगे, इसको ऐसा खींच देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, इसको इस प्रकार से, और इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। इस प्रकार से हमने ये लाइनिंग खींच दी। अब हमें इस प्रकार से चलना है 1s 2s। अब सबसे पहली बात यहीं पे आती है कि हमें किस प्रकार से चलना है, ऐसे चलना है या ऐसे चलना है। तो हमें इस प्रकार से चलना है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद अब यहां से हमें 2p में चलना है कि पहले 3s में चलना है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाते हैं जिसमें n+l का मान क्या होता है, कम होता है। तो n+l का मान देखिए किसमें कम है, यदि 2p में कम होगा तो 2p में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यदि 3s में कम होगा तो 3s में भरा जाएगा। तो पहले n+l का मान देखिए, n का मान मतलब 2, इसमें क्या है, n का मान 2 है, और p का मान क्या है, इसमें 1 होता है ना, p का मान 1 होता है, s का मान 0 होता है, ये बताया था आपको, ठीक है। इसमें देखिएगा आप n+l का मान 3s में, इसमें n का मान कितना है, 3 है, s का मान कितना है, 0 है। इसमें देखिएगा आप 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। और इसमें कितना हो रहा है, 2 और 1 3। अब यहाँ पे समस्या ये फंस गई है कि दोनों में n+n के मान क्या होगा, समान। अब एक नियम बताया गया था कि जिसमें n+l का मान क्या होगा, कम होगा, उसी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। लेकिन यहाँ पर n+l का मान क्या हो गया, समान हो गया। अब क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि नियम गलत हो गया, नहीं, अब इलेक्ट्रॉन वहां भरा जाएगा जिसमें ओनली n का मान क्या होगा, कम। अब इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, जिसमें n का मान क्या होगा, कम। अब देख रहे हैं कि 2p और 3s में n का मान किसमें कम है, किसमें कम है, 2p में।
इसमें n का मान 2 है ना, इसमें n का मान क्या है 3 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2p में, तो इस प्रकार से कहाँ जाएगा 2p में। अब इसके बाद फिर से इस प्रकार से इसको ये आपका बाउ का नियम हो गया। ठीक है, ऐसे चलना अपन को, ऐसे 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 फिर 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 ऐसे इस प्रकार से चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वही भरा जाएगा n+l के अनुसार, कि जिसमें n+l का मान क्या होगा कम होगा तो वहां भरा जाएगा। यदि n+l का मान बराबर है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा जहां पर n का मान कम है। ठीक है ना, ये आपका अफवाह का नियम है। इसको लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1s के बाद कहाँ गया था, फिर 2s में, 2s के बाद कहाँ जाएगा 2p, 2p के बाद क्या आएगा 3s, 3s के बाद क्या आएगा फिर 3p, 3p के बाद क्या आएगा फिर 4s आएगा, 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा 3d, 3d के बाद क्या आएगा 4p आएगा, 4p के बाद क्या आएगा 5s आएगा। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आप बाउ का नियम है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये अफवाह का नियम है। अब अफवाह के नियम के अनुसार हम अगले कल नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे।